लगी। वेद क्या है, चलो पता लगाएं। ठीक, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक है। ठीक, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक है। ठीक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिनकी रचना लगभग 35 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की वस्तुओं में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है। इसमें एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उसे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृति और अन्य भाषाएं। आइए हम लोग संस्कृति और अन्य भाषाओं के बारे में देखते हैं। कहा गया है कि संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इटालियन, स्पेनी आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृति माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरा भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मन परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिसके बारे में तुमने सुन रखा है। इनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। ठीक, जब हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ठीक, रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ठीक, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों को भी प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में ही विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसा ही सूक्त का अंश होता है। ऋग्वेद की मंडूलिपि का एक पन्ना
बुर्ज ब्रिज की छाल पर लिखी यह मंडूलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी मंडूलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह मंडूलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। ठीक, विश्वामित्र और नदियाँ। आइए हम लोग विश्वामित्र और नदियों के बारे में पढ़ते हैं। विश्वामित्र, हे नदियाँ, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण, हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, तुम हमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनी। मैं रथों और गाड़ियाँ सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके आपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिसमें तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इसीलिए यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगा। यहाँ ये नदियाँ बहुत हैं। वे यह भी सुझाती हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों की बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियाँ की तुलना घोड़े और गाय से भी की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि इनमें परिवार के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। आइए मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मवेशी, घोड़ा और रथ के बारे में हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशी बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। ठीक, लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाले फसलों को उपजाया जा सकता हो। ठीक, कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक, कुछ धन यज्ञ कराने के लिए भी उपयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक, अधिकांश पुरुष इन योद्धाओं में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग भाषाओं में मिलते जुलते थे और बुद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। ठीक, लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या
संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जा रहा था। ठीक, ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, उन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और मसालों में रहते थे, न इसके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाओ कि कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक, जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसमें वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ठीक, ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पूर्व जन या विश्व, भारत जन या विश्व, इदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या सदयुक्त कहते थे। दसयुक्त में वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरे भाषाओं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में भी बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। इस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। उसी समय दूसरा जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। एक खामोश प्रहारी कहानी महापाषाणों की। खामोश प्रहारी और कहानी महापाषाणों की। ठीक, ये शिलाखंड महापाषाण महाबड़ा पाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते हैं थे। पत्थर दफन कराने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए गए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलालेखों को धोकर लाना, बड़े पत्थरों की तराशना और मरे हुए को दफनाना। ठीक, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के
बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना। ठीक, पुरातत्वविदों यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। ठीक, मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13। ठीक, ब्रह्मगिरी की खोजो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग शायद सरदार थे जो दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थे? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मानचित्र 2 में से इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है जहां लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, जिनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब को बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समझाए हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हथियारों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है।
ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियाँ होती हैं। यह अस्थियाँ शरीर रचना विज्ञान की दृष्टि से हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपने गिनती में दांत, हड्डियाँ के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताता है कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। आइए इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में हम लोग देखते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की भारियाँ एकत्र की जाती थी। अनन्य आइए ठीक एटलस में चीन को देखो। लगभग 35 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियाँ पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाले हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है कि राजा लोग लिपिकारों से उन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दायरों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही होंगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बना कर रहते थे। इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी हुए। कुछ कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करता था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर और करिए दोस्तों।